नमस्कार, आप सुन रहे हैं V1 रेडियो 90.8 FM और जैसा कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नए एजुकेशन, हेल्थ, अवेयरनेस और आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कई शोज लेकर हाजिर होते रहे हैं। तो आज हेल्थ से जुड़े शो में हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा, नाहर हॉस्पिटल भीनमाल से वरिष्ठ सर्जन, लेप्रोस्कोपिक एंड थोरेसिक सर्जन हैं और आज हमारे बीच में सर्जरी के बारे में हमें काफ़ी सारी नई नई जानकारियां देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है V1 रेडियो 90.8 FM में। तो मैं सबसे पहले बिना समय गवाए ये जानना चाहूँगा कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो एक वर्ड सुनाई दिया, वो था लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप ये बताइए कि ये कहाँ से शुरू हुई आपकी ये सर्जन की यात्रा और ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके आगे नाम के आगे कैसे जुड़ा? ये मैंने जब जनरल सर्जरी किया इसके बाद मैं अपनी हायर ट्रेनिंग के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल वगैरह में और अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर वर्क किया, जहाँ मैंने अपने आप को अपडेट किया फिर लेटेस्ट सर्जरीज, चाहे वो थोरेसिक रही या वो लेप्रोस्कोपिक रही या आने वाले नई लेजर सर्जरीज वगैरह रही। इसको करते हुए मुझे 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। जहाँ तक आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात करी, वो मेरे पास एक केस आया था PGI चंडीगढ़ का। उस केस के अंदर वो डाउटफुल थे कि इसके अंदर कैंसर तो नहीं है, मरीज काफ़ी परेशान था, उसकी जनरल कंडीशन काफ़ी लो थी, कोई उसको ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। हर बार उसको लोग यही बताते थे कि इसमें बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। मैंने उसको ऑपरेट किया विद रिस्क एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसको जब गॉलब्लैडर को निकाला तो पित्त की थैली का वो केस था। पित्त की थैली को मैंने उसको जब काट के निकाला तो उसके अंदर से एक बड़ा स्टोन 6.7 सेंटीमीटर इंटू 4.3 सेंटीमीटर का निकला, जो कि YouTube पे भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर पंकज शर्मा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। वो उसको इस तरह से निकला। ये एक बहुत बड़ा होता है, मतलब 6.7 सेंटीमीटर जैसा कि आपने बताया। तो वो इतना बड़ा स्टोन जो था वो व्यक्ति के पेट में था और इतनी जटिल सर्जरी करने के बाद आप आज भी जनसेवा में लगे हुए हैं और आज आप नाहर हॉस्पिटल में हैं। तो एक सफदरजंग हॉस्पिटल से आप एक भीनमाल के शहर में आप आते हैं, तो आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? आप यहाँ पर आज नाहर हॉस्पिटल में आकर आपको आज कैसा महसूस होता है बीइंग अ सर्जन? सच बताऊं तो मुझे पहले भीनमाल का नाम ही पता नहीं था। गूगल पे मुझे सर्च करना पड़ा कि जालौर डिस्ट्रिक्ट में जो उदयपुर के पास भीनमाल है। मैं यहाँ पर पर्सनली विजिट की, मैंने जब देखा तो ये मैंने पाया कि यहाँ पर जैसा कि वेबसाइट में दिखाया गया है वो वैसा ही हॉस्पिटल मैंने यहाँ पाया। उसके अंदर जो लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं विद लेटेस्ट इक्विपमेंट वो मैंने यहाँ देखे, ऑल फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। और ये अनबिलीवेबल था मेरे लिए कि भीनमाल जैसी जगह के ऊपर एक इस तरह का हॉस्पिटल भी हो सकता है, जहाँ पर मुझे रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ब्लड बैंक, क्रिटिकल केयर, ICU इत्यादि, यहाँ तक कि बायोप्सी वगैरह की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। साथ में इसमें जो हमारे फिजिशियंस हैं और जो पीडियाट्रिशियन हैं और जो नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह हैं, इन लोगों की फैसिलिटी भी, डायलिसिस की सब चीज़ें उपलब्ध है। तो मुझे लगा कि ये एक चैलेंजिंग प्लेस है और यहाँ पर वर्क करके मैं काफ़ी कुछ अपना आउटपुट दे सकता हूँ भीनमाल और जालौर के जनता को, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा कोई हॉस्पिटल जालौर के आसपास नहीं सुनने में आया जो कि भीनमाल नाहर हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं उपलब्ध हैं और फैसिलिटीज अंडर वन रूफ। ये एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही कि फैसिलिटीज़ के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपका और आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो परिणाम है, जो फल है, वो बहुत अच्छा आता है। और ये मेरा भी मानना है कि फैसिलिटीज़ बहुत मैटर करती है। इसीलिए ही नाहर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हमने कई सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज की है और नाहर हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज जालौर के अंदर एक वरदान साबित हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ऐसा हॉस्पिटल एक बड़े शहरों में जो होता था वो आज हमारे एक शहर में हमें दिखाई देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका कि आप एक इतने बड़े शहर में काम कर और आपने हमारे जालौर को चुना अपनी सेवा करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपके इस कार्य को और आपके इस उद्देश्य को हम सलाम करते हैं। V1 रेडियो 90.8 FM आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो अब हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आप नाहर हॉस्पिटल में जब से आपने यहाँ पे हमारे जिले में आपने काम करना शुरू किया है तो मोस्ट कॉमनली आपने ऐसे क्या क्या केसेस आप ट्रीट करते हैं? जो मैंने यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट देखे
वो देखा कि काफ़ी दूर दूर से पेशेंट यहाँ आते हैं और एक एक्सपर्ट सलाह के लिए, एक कॉम्पिटेंट सेंटर के लिए वो यहाँ पर आना चाहते हैं, ताकि अपने गंभीर रोगों के बारे में या जो अभी तक जिनसे परेशान हो चुके हैं, जिनके लिए लोग अहमदाबाद या पालनपुर या जोधपुर, उदयपुर इत्यादि जाया करते थे, उसमें हमारे हॉस्पिटल के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है। यहाँ पर काफ़ी सारे मरीज हर्निया के, अपेंडिक्स के, पेट दर्द के, पित्त की थैली के इत्यादि और ट्यूमर वगैरह के, पथरियों के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि हर्निया के पेशेंट को आप कैसे ठीक करते हैं? हर्निया के पेशेंट को ठीक करने की हमारे पास में विधियाँ होती हैं और वो है सर्जरी। ये हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो एक जन्मजात बच्चे से लेकर और ओल्ड एज तक कभी भी हो सकती है। जो बच्चों को पैदाइशी हर्निया होता है उसको कंजेनिटल हर्निया बोलते हैं। जैसा कि आपको शायद मालूम ही होगा, हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन हैं जिनके पास ऐसे केसेस आते हैं और वो केस हमें रेफ़र करते हैं। हम पीडियाट्रिक सर्जरी के केसेस भी यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जब मेल में हर्निया होता है तो अक्सर हम लोग जो अंडकोश के पास में हर्निया होता है उसी को हर्निया मानते हैं, किंतु इसमें अलग तरह के हर्निया भी होते हैं, जैसे ऑपरेटर, फीमेल्स में फ्यूमरल हर्निया या किसी भी अन्य ऑपरेशन के हो जाने वाले इंसिजनल हर्निया या वेंट्रल हर्नियाज, बल्कि मैंने एक ऑपरेटर हर्निया का भी केस किया हुआ है। इस तरह के केसेस यहाँ पर आते हैं। और बुजुर्ग लोगों में भी जहाँ पर मांसपेशियाँ एब्डोमेन की वीक पड़ जाती हैं, वहाँ के थ्रू जो आंत के नीचे उतरना बोलते हैं, उस तरह के ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ मैनेज करते हैं दोनों तरीक़ों से, खुले तरीके से भी जिसे ओपन सर्जरी कहते हैं और लेप्रोस्कोपिकली भी। ये बहुत प्रासंगिक जानकारी आपने दी कि हर्निया बहुत तरीके का होता है। केवल एक अंडकोश के पास का जो आपने हर्निया बताया, जो मोस्ट कॉमन लोगों में जो पाया जाता है, जिसे प्रोस्टेट का हर्निया कहा जाता है, इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं। इंग्वाइनल हर्निया, तो माफ़ करिएगा, इंग्वाइनल हर्निया जो अपने इंग्वाइनल जो ग्रॉइंग एरिया के अंदर जो अपने पास होता है, उस हर्निया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे हर्निया होते हैं जो कि डॉक्टर साहब ने अभी मुझे बताया। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर साहब, अपेंडिक्स जो होता है वो भी तो एक उस तरीके का ही दर्द है, तो व्यक्ति को ये पता कैसे लगता है कि आप ये कैसे पता लगा लेते हैं कि ये हर्निया है, ये अपेंडिक्स है? आपको कैसे जानकारी होती है? हर्निया के बारे में एक बात और मैं बता दूं आपको, महिलाओं में अक्सर जो मल्टीपेरस लेडीज होती हैं, उनके अंदर नाभि का हर्निया भी कभी कभी होता है और वो बड़ा रूप ले लेता है। हर्निया पेट का, गैस्ट्रिक का भी होता है, नाभि का भी होता है, उसके नीचे भी होते हैं अन्य हर्निया, तो उनके लिए भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वरना हर्निया, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हर्निया होता क्या है। हर्निया बेसिकली होता है जहाँ भी कहीं हमारा जो पेट की दीवार कहीं से वीक है तो वहाँ से आंत नीचे उतरना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल हर्निया दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। अक्सर इंटरनल हर्निया में हाइटस हर्निया, जो कि आमाशय से संबंधित होता है, डायफ्राम के थ्रू चला जाता है, इस तरह के हर्निया भी होते हैं। और बाहर के हर्निया जो प्रकट रूप में मेल्स में, पुरुषों में अक्सर जो इंग्वाइनल हर्निया होता है वो होता है, या फीमेल्स के अंदर इंसिजनल ऑपरेशन हर्निया और मेल्स में भी होता है, और फीमोरल हर्निया इत्यादि होते हैं। अपेंडिक्स एक टोटली अलग तरह की बीमारी है। अपेंडिक्स में क्या होता है, एक हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे एक अपेंडिक्स होती है। जैसा कि हमारा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट हुआ है, पहले चौपाए होते थे, फिर दुपाए हुए, और उनका भोजन की प्रवृत्ति अलग तरह की थी, हमारी अलग तरह की थी। ये अपेंडिक्स का हमारे मनुष्य के शरीर में कोई काम या फंक्शन नहीं रहता है, किंतु फिर भी कभी कभी क्या होता है, ब्लड के इन्फेक्शन से या किसी अन्य आंतों के इन्फेक्शन से वो अपेंडिक्स जो इसको अपेंडिक्स बोलते हैं हम लोग, वो आंत का एक छोटा हिस्सा होती है, उसमें इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी उस अपेंडिक्स के अंदर कोई जैसे सुद्धा होता है, लैट्रिन का सुद्धा बोलते हैं, या कोई लीक इत्यादि होता है, वो उसमें फंस जाता है, तो उसके बाद अपेंडिक्स का पेट हो सकता है। तो ये जो दर्द होता है, ये आप इसकी जांच कैसे करते हैं? क्या इसके कोई इक्विपमेंट्स अलग होते हैं? दरअसल अपेंडिक्स के बारे में सबसे अच्छा तो जानकार आपको डॉक्टर ही दे सकते हैं आपके। इसमें क्या होता है, मरीज को सबसे पहले तो पेट के ऊपरी हिस्से में या बीच के हिस्से में उसको दर्द होता है, और साथ में उसके 2-3 उल्टियाँ हो सकती हैं। इसके बाद ये दर्द लोकलाइज हो जाता है दाईं तरफ, नीचे की तरफ पेट के हिस्से में, जिसे हम लोग राइट इलियक फोसा बोलते हैं। इसके बाद में पेशेंट को हल्का या माइल्ड फीवर हो सकता है,
99, 100, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक जनरल सिम्टम बताए हैं डॉक्टर साहब ने हमें कि हर्निया के केसेस में और अपेंडिक्स के केसेस में किस किस तरीके से सिम्टम आते हैं, क्या क्या दर्द होते हैं और किस किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है। तो ये सारे इलाज जो डॉक्टर साहब आपने कहे, ये सारे इलाज नाहर हॉस्पिटल के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है? जी बिल्कुल, हमारे पास जैसे अपेंडिक्स की ही बात अगर करें हम, तो इसके लिए हमारे पास में खुला और लेप्रोस्कोपिक दोनों तरह के ऑपरेशन की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेटेस्ट ओलंपस का लेप्रोस्कोप है जो कि अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ही होता है, जो हम लोग देखते हैं। थंडरबीट इत्यादि की सुविधा, वो कॉर्टरेज जो कि कई लाखों रुपए की आती है, वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ मॉडलर ओटीज हैं 2, साथ में इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसके अंदर हम मरीजों को अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं और मरीज उससे लाभान्वित होते हैं। तो मेरा ये डॉक्टर साहब अभी जैसा कि आपने एक जो शब्द यूज़ किया लेप्रोस्कोपिक, तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में भी बताएं। और ये लेप्रोस्कोपिक भी होता है, एंडोस्कोपिक भी होता है और ओपन सर्जरी भी होती है, तो एक इनको भी थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा इस पे आप प्रकाश डालें। जी, जो करेक्ट वर्ड है वो एंडोस्कोपिक सर्जरी है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसका एक पार्ट है। लेप्रो हम लोग एब्डोमेन या पेट को बोलते हैं, तो पेट के अंदर जो हम एंडोस्कोप से या टेलीस्कोप से सर्जरी करते हैं उसको हम लोग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक सर्जरी थायराइड की भी होती है, ब्रेस्ट की भी होती है और एब्डोमेन की भी होती है, थोरैक्स की भी होती है। अलावा इसके आपने सुना होगा जो बैरिएट्रिक सर्जरी है आज की डेट में बहुत कॉमन है, जो कि ओबेसिटी और मोटापे के लिए की जाती है, वो भी लेप्रोस्कोपी की सहायता से बड़े आसानी से हो जाती है। ये सर्जरी पहले खुली होती थी लेकिन तब इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होने के बाद लोग अब इसके लिए भी ऑप्ट करने लगे हैं। मतलब आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा कि गो फॉर ओबेसिटी सर्जरी और एंडोक्रिनोलॉजी सर्जरी। जी बिल्कुल, मैंने एक हाल ही में एक अदनान सामी का एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख दूं, शायद मैं जहां तक मैं सही हूं कि उन्होंने भी वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराकर और अपना जो फैट है वो निकलवाया है। तो ये एक सर्जरी के अलग अलग माध्यम हैं और अलग अलग एडवांस लेवल पर जब अपन जाते हैं तो एंडोस्कोपिक सर्जरीज के कई ऐसे स्वरूप हैं जहां पर अलग अलग भागों के लिए अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मशीनों से इलाज किया जाता है। और इसी के साथ मैं डॉक्टर साहब अब ये जानना चाहता हूं कि जब एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है आज और ओपन सर्जरी होती थी पहले, तो ओपन सर्जरी ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है या ज़्यादा इफेक्टिव है या एंडोस्कोपिक सर्जरी ज़्यादा इफेक्टिव मानते हैं? देखिए, सर्जरी दोनों तरह की इफेक्टिव होती हैं, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी एक तरह का एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी के साथ। पहले जो खुला ऑपरेशन होते थे उसके अंदर कई तरह की समस्याएं रहती थी, जैसे कि लंबे लंबे चीरे लगना, उसमें वुंड इन्फेक्शन होना, वुंड इन्फेक्शन के बाद कभी उसमें हर्निया बन जाना, जख्म का खुल जाना या टाँकों का ना भरना, या आपने सुना होगा टाँकों में पस पड़ गया, इत्यादि इस तरह की समस्याएं होती थी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के एडवांसमेंट में ये हुआ कि हमारे पास इसको नाम है मिनिमल एक्सेस सर्जरी। मिनिमल एक्सेस सर्जरी, कुछ लोग बटन होल सर्जरी भी इसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक छोटे से होल के किनारे के सहारे हम उसमें टेलीस्कोप या दूरबीन डालते हैं। वो दूरबीन हमारे कैमरे से अटैच होती है और वो मॉनिटर पे हमें डिस्प्ले होती है। जो पेट के अंदर का हिस्सा है उसमें एक लाइट सोर्स से हम अंदर लाइट करते हैं और एक CO2 गैस डाल के उसको हम फुला देते हैं ताकि हमें काम करने के लिए जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए। इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और स्पेशलाइज एक लर्निंग कर्व है इसका, जो कि समय लेता है और इसके बाद में आदमी इसे परफेक्शन से कर सकता होता है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर आपको नंबर 1 तो असेस बहुत छोटे चीज़ से हो जाती है, बटन होल सर्जरी करते हैं। इसका कॉस्मेटिक फ़ायदा है। कॉस्मेटिक फ़ायदा ये है कि लंबे लंबे निशान नहीं होते। यह खास तौर से लेडीज़ में, फीमेल्स में या मेल्स में भी अब तो हमें स्कारिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है और वो कई बार इनविजिबल भी होती है। नंबर 2 इसमें क्या हो गया, इसे बोलते हैं MIS, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम जाते थे खुला ऑपरेशन करके, उसको हम रिट्रैक्ट करते थे, उसके मार्जिन्स को चौड़ा देते थे, उसके बाद हम उस ऑर्गन तक पहुंचते थे। आज की डेट में उसे चौड़ाने की वजह से जो दर्द होता था या पेशेंट को प्रॉब्लम होती थी, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होता था, वो नहीं होता है। हम केवल टेलीस्कोप पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद केवल उसी अंग को हम पकड़ते हैं, उसी अंग को हम छुड़ाते हैं और उसको हम डिसेक्ट करके बाहर ले आते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, जिससे कॉल्ड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी।
इसका लाभ ये होता है कि मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है, अर्ली रिकवरी होती है, वो अपने बैक टू वर्क नॉर्मली जा सकता है और हर्निया इत्यादि की समस्याओं से उसको छुटकारा मिल जाता है। ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक एंडोस्कोपिक सर्जरी वर्सेस ओपन सर्जरी के जो मिथ्स हैं, जो लोगों के बीच में जो भय व्याप्त है, वो भी मिटाया और लोगों को एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल जानकारी से रूबरू करवाया। कि इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर हम पूरे पेट के अंगों को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपेंडिक्स के लिए गए हैं तो खुले ऑपरेशन में तो केवल अपेंडिक्स को देख सकते हैं। मान लो पैथोलॉजी कोई साथ में एसोसिएटेड है, उसको हम नहीं देख पाएंगे, हम केवल फिर टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे और उसको करने के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन जो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, इसमें हम मरीज की तिल्ली, लिवर, जिगर, यूट्रस फीमेल के केसेस में या अन्य आंतों को या उन सबको भी हम उसको आसानी से एक ही गो में देख पाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड में या ये कोई डायग्नोसिस ठीक से नहीं बनी, तो उस डायग्नोसिस को उससे हम कंफर्म कर सकते हैं और अगर दूसरी पैथोलॉजी आती है उसको भी हम उसी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से डील भी कर सकते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जांच भी की जा सकती है और लगे हाथ इलाज भी किया जा सकता है और अंदर की दूसरी समस्याओं को भी वो इसी माध्यम से देख भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सेवा आज यहाँ पर कर रहे हैं। नाहर हॉस्पिटल का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन सेवाएं और इतने वरिष्ठ चिकित्सकों को आज हमारे बीच में हमारे लोगों के लिए आपने यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंतिम जाते जाते मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप जो क्या नॉर्मली आप ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस महसूस करते हैं आज एक जनरल सर्जन होकर, आज आपको क्या ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही है हमारे शहर हमारे जिले में? नहीं, आपके शहर के अंदर मुझे ऐसी कोई दिक्कतें महसूस नहीं हो रही हैं। नाहर हॉस्पिटल एक बड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में बना हुआ हॉस्पिटल है जिसके अंदर हमारी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिस पर हम आएंगे कि हमारी ओपीडी सर्विसेज 9 to 6 होती हैं, बड़ी कम्प्रिहेंसिव हैं। जो इंडोर फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे AC वार्ड्स हैं। तो हमारा जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ है बहुत ट्रेंड है। साथ में इसके हमें लैब की फैसिलिटी 24/7 मौजूद है। हम जब कोई पेशेंट आता है तो उसको हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं और विदिन 2 आवर्स से भी कम समय के अंदर उसका अल्ट्रासाउंड भी हो जाता है, CT स्कैन भी हो जाता है और उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, ताकि पेशेंट जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो बहुत मेरा ये निवेदन, मेरा क्वेश्चन फिर मैं ऐसा दोहराऊंगा कि मतलब जो मरीज जो आते हैं आपके पास, क्या वो अवेयर होते हैं या वो लेट आते हैं? क्या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको महसूस हुई कि मरीजों की शिक्षा की कमी या उनकी लापरवाही आपको कभी कभी दुविधा में डाल देती है? जी, कभी कभी मरीज जैसे कि पेट की कोई मर्ज है, मान लीजिए पित्त की थैली में पथरी है या यूरिक स्टोन है या कोई अन्य ट्यूमर है, तो उसको आम पेट दर्द और गैस की तरह लेता है। जब तक वो हमारे पास में आएगा नहीं या किसी समुचित स्वास्थ्य केंद्र पर जाएगा नहीं या चिकित्सक के पास नहीं जाएगा, उसका इवेल्युएशन संभव नहीं हो पाता। और यदि उसको हमारे पास में आता है तो हम उसको या किसी अन्य हॉस्पिटल में जाता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। अगर मरीज इसको इग्नोर करता रहता है, मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर ही है, तो करते करते वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है आते आते, तब उसका मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो मरीज के लिए भी उतना लाभान्वित नहीं रहता जितना कि अर्ली डिटेक्शन में, अर्ली क्योर के अंदर आता है। जब कॉम्प्लिकेटेड केस हमारे पास में आ जाते हैं, हमारे पास उसकी भी इलाज की भी सुविधा है, उसको भी हम करते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर रिस्क और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। बस मतलब आप हर समस्या के लिए तैयार हैं और ये बहुत बेहतरीन बात मेरे को आपसे देखने को सुनने को मिली कि आप इमरजेंसी के हर क्षेत्र में आप अपना भूमिका निभा रहे हैं और बहुत बेहतरीन सेवाओं के साथ और बेहतरीन अनुभव के साथ आप यहाँ पर आज हैं और हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। और अगर सर्जरी के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और V1 रेडियो के YouTube चैनल पर भी आप इस वीडियो की कन्वर्सेशंस को देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूं डॉक्टर साहब आपको, और आपको फिर मैं इनवाइट करूंगा कि आगे भी आप हमें इसी तरीके से मेडिकल और हेल्थ और सर्जरी के बारे में आप हमें जानकारी मुहैया कराते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। V1 रेडियो 90.8 FM स्टूडियो में हमारी टीम आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है और आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करती है कि आप इसी तरीके से हमारे लोगों के लिए आभार रहते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। फिर से एक बार नाहर हॉस्पिटल
और V1 रेडियो 98.8 FM चैनल के लिए, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात यहाँ पर रख सकूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।